यहाँ स्वाति नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो दो सांवले रंग के लड़कों का पीछा कर रही थी। ये स्पष्ट नहीं है कि उन दोनों लड़कों ने स्वाति के साथ क्या किया था, लेकिन वो उन्हें खत्म कर देना चाहती है। हालांकि वे दोनों उससे बहुत दूर निकल जाते हैं, जिस कारण स्वाति उन्हें पकड़ने में असमर्थ रहती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन मीणा नाम का एक व्यक्ति वहां आता है। वो स्वाति को पानी की बोतल देता है और कहता है, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। इसके बाद अर्जुन मीणा स्वाति को अपने साथ ले जाता है। फिर अर्जुन मीणा हमें तस्करी यानी स्मगलिंग के बारे में बताता है और स्वाति भी इसका एक हिस्सा है। स्वाति ने वास्तव में क्या स्मगल किया है, इसका खुलासा कुछ समय बाद होगा। लेकिन अब कहानी कुछ घंटे पहले की ओर मुड़ती है, जहां हमें मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि इस मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ों की तस्करी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा सोने की तस्करी की जाती है, साथ ही करोड़ों रुपए की कई महंगी घड़ियां और विभिन्न लग्जरी सामान भी शामिल होते हैं। इन लोगों को पकड़ने का काम सीमा शुल्क अधिकारियों यानी कस्टम ऑफिसर्स का होता है। इसके बाद हमें वे सभी लोग दिखाए जाते हैं जो विदेश से महंगे सामान, सोना और हेरोइन की तस्करी करने वाले थे। इस समूह में स्वाति अपने पेट के अंदर हेरोइन ले जाने वाली थी। उसी समय हम हेमा खंगानी को देखते हैं जो यहाँ बहुत महंगी घड़ियां खरीदती है, जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में है। स्वाति ने अपने पेट में 500 ग्राम हेरोइन रखी है, जिसकी कीमत लगभग 52 लाख रुपए है। इस बीच वरुण कटारिया एक लैपटॉप के अंदर सोने की कई प्लेटें फिट करता है ताकि वो पकड़ा न जा सके। ये उसने चालाकी भरी योजना बनाई थी। इधर हेमा खंगानी ने करोड़ों की 3 घड़ियां खरीदी थी। उन्हें खरीदने के बाद वो दुकान से निकल जाती है। हालांकि दुकान का मालिक तुरंत पवार नाम के एक कस्टम अधिकारी को हेमा खंगानी के बारे में सूचना दे देता है और उसे बताता है कि उसने हाल ही में करोड़ों रुपए की 3 घड़ियां खरीदी हैं। पवार ने ये टिप देने वाले व्यक्ति को 2% कमीशन देने का वादा किया था। अब हेमा खंगानी उन महंगी घड़ियों के साथ फ्लाइट में सवार होती है। फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है जो हेमा खंगानी से कहती है कि वो खिड़की वाली सीट पर बैठना चाहती है। हेमा उसे वो सीट दे देती है। इसके बाद गृह मंत्री को सीमा शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को में दिखाया गया है। वो उन्हें बताते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। ये बात सामने आई है कि वहां सालाना हजारों करोड़ की तस्करी होती है। इसलिए मंत्री चाहते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर ईमानदार अधिकारी तैनात किए जाएं जो तस्करी की गतिविधियों को कम कर सकें। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटी है, जहां हम प्रकाश नाम के एक कस्टम अधिकारी को देखते हैं जो आज मुंबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। दरअसल उसकी ज्वाइनिंग कल होनी थी, लेकिन प्रकाश एक दिन पहले ही पहुंच जाता है। इसी बीच स्वाति मुंबई एयरपोर्ट पहुंचती है। उसका पेट खराब होने लगा था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़ी नहीं जाती और परिसर से बाहर निकल जाती है। तभी एक सांवले रंग का आदमी ये जानकारी किसी और को पहुंचा देता है। आगे हम शालिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत महंगे बैग लेकर आई थी। हालांकि वो पकड़ी नहीं जाती क्योंकि उसकी कुछ कस्टम अधिकारियों के साथ सेटिंग या साठ गांठ थी। इस वजह से वो आसानी से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर पवार को हेमा खंगानी के बारे में टिप मिल चुकी है। पवार को लगता है कि वो आखिरकार एक बड़ी मछली पकड़ने जा रहा है। वो हेमा की तलाशी लेता है, जबकि खिड़की वाली सीट पर बैठी उस छोटी बच्ची का परिवार एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। पवार हेमा की सभी घड़ियों की जांच करता है, लेकिन जब वो उनका निरीक्षण करता है तो उसे पता चलता है कि घड़ियां असली नहीं थीं। इसका मतलब था कि उनका मूल्य बहुत कम था और उन्हें ले जाना पूरी तरह से कानूनी था। ये देखकर पवार पूरी तरह हताश हो जाता है क्योंकि उसे मिली सूचना पूरी तरह गलत निकली। इसके बाद हम हेमा को देखते हैं। हेमा ने यहाँ एक बहुत बड़ा खेल खेला था। खिड़की वाली सीट पर बैठी छोटी बच्ची का परिवार भी हेमा कंदानी के साथ मिला हुआ था और उसने उस बच्ची के खिलौने के अंदर कई हीले छुपाए थे। घड़ी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके उसने 31 करोड़ रुपए की कीमत के बड़े संख्या में हीरों की तस्करी की। इसके बाद हम स्वाति को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो टैक्सी में कहीं जा रही होती है, तभी अचानक सड़क के बीच में टैक्सी रुक जाती है और एक काला आदमी उसे अगवा कर लेता है। वो रमेश भाई को फोन करता है और कहता है, तुम्हारा कुरियर हमारे पास है, बेहतर होगा तुम पैसे भेज दो और अपना कुरियर वापस ले जाओ। स्वाति को छुड़ाने की जिम्मेदारी फिर रघु को दी जाती है। रघु अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत चतुर भी था, इसीलिए उसे ये काम सौंपा गया था। आगे हम प्रकाश को अपने उच्च अधिकारी के साथ बैठक करते हुए देखते हैं। वो उन्हें सूचित करता है कि उसने एक सूची तैयार की है और वो मुंबई एयरपोर्ट के कई सीमा शुल्क अधिकारियों का तबादला चाहता है ताकि अच्छे अधिकारियों को लाया जा सके। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी को लगता है कि प्रकाश अपनी मौजूदा टीम पर संदेह कर रहा है, जबकि उनका मानना है कि वर्तमान अधिकारी पहले से ही अच्छे हैं। प्रकाश सहमत नहीं है, वो बस टीम में बदलाव चाहता है, लेकिन उच्च अधिकारी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी हवाई अड्डे पर प्रकाश की नज़र वरुण कटारिया पर पड़ती है। वही वरुण कटारिया जो लैपटॉप के अंदर सोने की प्लेटें लेकर जा रहा है। जब उसके लैपटॉप की जांच की जाती है तो कई सोने की प्लेटें मिलती हैं, जिससे हर कोई दंग रह जाता है। ये देखकर वरिष्ठ अधिकारी को एहसास होता है कि प्रकाश कुछ हद तक सही था, फिर भी कस्टम अधिकारियों का तबादला नहीं हो पाता।
वरिष्ठ अधिकारी तब प्रकाश को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है। सिद्धार्थ गुप्ता हवाई अड्डे पर पहुंचने वाला है और अधिकारी प्रकाश को निर्देश देता है कि उसे उस वीआईपी व्यक्ति को विशेष वीआईपी सुविधा देनी होगी। जब प्रकाश सिद्धार्थ गुप्ता की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली मंत्री का दामाद है। यही कारण है कि उसे वीआईपी सुविधा मिल रही है। हालांकि प्रकाश ने सब कुछ ठीक करने के लिए पहले से ही एक योजना बना ली थी। दूसरी ओर हम सिद्धार्थ गुप्ता को देखते हैं, जो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है। वो किसी की परवाह नहीं करता और आम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। जब सिद्धार्थ गुप्ता हवाई अड्डे पर पहुंचता है तो उसे वहां सुरक्षा की कोई मौजूदगी नहीं दिखती। वो तुरंत अपने मैनेजर को फोन करता है, जो बदले में एक उच्च अधिकारी को फोन करता है। वो उच्च अधिकारी फिर प्रकाश को फोन करता है। हालांकि प्रकाश जानबूझकर कॉल्स को नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। प्रकाश सीसीटीवी कैमरों पर सिद्धार्थ गुप्ता को देख रहा है और उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी नोटिस करता है। उसी समय वो एक योजना बनाता है। वो एक सुरक्षा गार्ड के पास जाता है और पूछता है कि कर्मचारियों में से कौन अभी सबसे खराब मूड में है। गार्ड पवार नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख करता है और बताता है कि हाल ही में एक महिला ने उसे बहुत निराश किया है। प्रकाश सिद्धार्थ गुप्ता का मामला पवार को सौंप देता है। पवार सिद्धार्थ के पास जाता है और कहता है, मुझे संदेह है कि आप आवश्यक कर चुकाए बिना ये घड़ी ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ गुप्ता गुस्से में पलटकर कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? बस एक फोन कॉल से मैं तुम सबका तबादला करवा सकता हूँ। ये सुनकर पवार जवाब देता है, कौन किसका तबादला करवाता है ये बाद में देखेंगे, पहले कमरे के अंदर चलो। पवार उसे अंदर ले जाता है और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। स्तब्ध होकर सिद्धार्थ गुप्ता तुरंत एक फोन लगाता है। नतीजतन उच्च अधिकारी पवार और अन्य सभी अधिकारियों को बुलाते हैं। उच्च अधिकारी पवार को भड़काते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि सिद्धार्थ गुप्ता कौन है? वो एक मंत्री का दामाद है और अब तुम सभी का तबादला किया जा रहा है। कुल मिलाकर 20 कस्टम अधिकारियों का तबादला होने वाला था। इसके बाद उच्च अधिकारी प्रकाश को बुलाते हैं और पूछते हैं कि उनकी देखरेख में ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। प्रकाश शांति से जवाब देता है, सर मैं आज यहाँ केवल अनौपचारिक रूप से रुका हूँ। मेरी आधिकारिक ज्वाइनिंग कल है। इसके अलावा अभी मेरे संपर्कों में बहुत लोग नहीं हैं। यही कारण है कि मैं कॉल नहीं उठा सका। प्रकाश फिर सुझाव देता है कि चूंकि सभी का तबादला हो चुका है, इसलिए वो चाहता है कि कुछ खास अधिकारियों के तबादले रद्द कर दिए जाए और वो व्यक्तिगत रूप से चुनेंगे कि इस एयरपोर्ट पर कौन से कस्टम अधिकारी सेवा देंगे। इसी बीच हम स्वाति को देखते हैं, जिसका उन काले कपड़े वाले लोगों ने अपहरण कर लिया है। स्वाति बहुत ही नाजुक स्थिति में होती है जब अचानक रघु वहां पहुंचता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। स्वाति भी अपने अपहरणकर्ताओं पर पलटवार करती है, जैसे कि वो खुद उन्हें मारना चाहती हो। ये वही दृश्य है जिसे हमने श्रृंखला की शुरुआत में देखा था। ये वही जगह है जहाँ अर्जुन मीना पानी की बोतल लेकर पहुंचा था। अब स्वाति अर्जुन मीना की हिरासत में है और अर्जुन उसके बदले में रमेश भाई से 50 लाख रुपए की मांग करता है। रघु 50 लाख रुपए लेकर पहुंचता है। जैसे ही अर्जुन मीना को पैसे मिलते हैं, सीमा शुल्क कार्यालय से एक कॉल आता है। उसे सूचित किया जाता है कि उसका निलंबन रद्द कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि अर्जुन मीना आधिकारिक तौर पर एक कस्टम अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी पर वापस लौट रहा है। अर्जुन को निलंबित क्यों किया गया था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बाद में इसका पता चलेगा। इसके बाद हम मिताली कामत को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि मिताली भी निलंबित थी और एक कस्टम अधिकारी थी। वर्तमान में वो सब्जियां खरीदने आई हैं, जहां वो कुल 4 किलो सब्जियां चुनती हैं, जिनमें टमाटर, प्याज और आलू शामिल हैं। सब्जी विक्रेता 4 किलो सब्जियां तौलता है। हालांकि मिताली को किसी तरह उस पर शक हो जाता है। वो उससे कहती है कि जो 4 किलो सब्जियां उसने तौली हैं, वो वास्तव में 4 किलो नहीं बल्कि 3.5 किलो हैं। मिताली फिर विक्रेता से कहती है कि या तो वो खुद अपनी गलती कबूल कर ले, वरना वो पुलिस को बुला लेगी। विक्रेता तब स्वीकार करता है कि थोड़े अतिरिक्त लाभ के लिए उसे तराजू में थोड़ी हेराफेरी करनी पड़ती है। इसके बाद हम मिताली के बारे में और जानते हैं। उसकी एक बेटी है और वो तलाकशुदा है। इसके अतिरिक्त हमें बताया जाता है कि मिताली का दिमाग बेहद तेज और खतरनाक है। एक कस्टम अधिकारी होने के नाते मिताली को उन सभी महंगी वस्तुओं के बारे में व्यापक जानकारी है जो एयरपोर्ट पर आती हैं। उसे ठीक से पता है कि कौन सी वस्तु कहाँ बिकती है और ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत क्या है। तभी मिताली को भी एक कॉल आता है, जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसका निलंबन रद्द कर दिया गया है। आगे हम रविंद्र गुर्जर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो पहले कस्टम अधिकारी हुआ करता था। अब उसका निलंबन भी रद्द कर दिया गया है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक नए कस्टम अधिकारी से होती है, जो ये समझने में संघर्ष कर रहा था कि उसे किस व्यक्ति की सुरक्षा जांच करनी चाहिए। वो पूरी तरह से भ्रमित था। गुर्जर तब उसे समझाता है कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो नाटक करते हैं। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हें एक व्यक्ति की पहचान करने दो। फिर वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। जब उन्होंने उस आदमी की जांच की तो उसकी जेब में 2 नन्हे बंदर मिले, जिनका आयात पूरी तरह से अवैध है। ये बंदर केवल बच्चों के खेलने के लिए होते हैं। इससे हमें गुर्जर की तीव्र बुद्धि का अंदाजा मिलता है। गुर्जर के परिवार के बारे में पता चलता है कि उसका पूरा परिवार आयकर विभाग में काम करता है। हालांकि ये कोई सामान्य परिवार नहीं है, वो सभी भ्रष्ट हैं और रिश्वत लेते हैं। इसी कारण से गुर्जर को अपना परिवार बहुत नापसंद है। गुर्जर ने अपने पूरे जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली है। अब इसी एयरपोर्ट के एक कैफे में गुर्जर की मुलाकात मीनाक्षी नाम की लड़की से होती है। गुर्जर को वो पहली नजर में पसंद आ गई थी और जल्द ही वो उससे शादी करने की योजना बना रहा था। हालांकि गुर्जर की एक बुरी आदत थी, वो थोड़ा कंजूस था। फिर भी वो मीनाक्षी से स्पष्ट रूप से कहता है कि वो उससे कोई दहेज नहीं लेगा। ये देखकर मीनाक्षी के परिवार वाले भी
खुश हो जाते हैं और वो कोर्ट मैरिज करने का फैसला करते हैं। हमारा गुर्जर अर्जुन मीना और मिताली के साथ तैयार होकर कोर्ट पहुंचता है और मीनाक्षी को फोन करने लगता है, लेकिन मीनाक्षी के फोन उठाने का कोई संकेत नहीं मिलता। शाम बीत जाती है, रात हो जाती है। फिर मीनाक्षी का एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है आई एम सॉरी, जिससे गुर्जर को एहसास होता है कि मीनाक्षी उससे शादी करना ही नहीं चाहती। वास्तव में मीनाक्षी को गुर्जर को समझने में थोड़ा समय लगा। बाद में उसे पता चला कि गुर्जर बेहद कंजूस था। अब तक तीनों का निलंबन रद्द हो चुका था। इसके बाद प्रकाश उन तीनों को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, मैं जानता हूं कि आप सभी बेहद अनुभवी कस्टम अधिकारी हैं और मैं चाहता हूं कि अब आप अपना काम ठीक से शुरू करें। मैं आपको एक बहुत बड़े सिंडिकेट के बारे में बताना चाहता हूं। उस सिंडिकेट का नाम चौधरी सिंडिकेट है। वह समझाता है कि चौधरी सिंडिकेट में 2 आदमी हुआ करते थे, छोटा चौधरी और बड़ा चौधरी। हालांकि दोनों के बीच बड़ा अंतर था। एक पढ़ाई में तेज था जबकि दूसरा लड़ाई में माहिर था। बड़ा चौधरी इंजीनियर बनना चाहता था। बड़ा चौधरी इंजीनियर बन गया और उसे नौकरी भी मिल गई। वह ये देखकर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने भाई छोटे चौधरी को यह खबर देने के लिए फ़ोन किया। दूसरी ओर छोटा चौधरी अवैध गतिविधियों में शामिल हो गया था। कई गिरोहों के लोग चाहते थे कि वह उनके साथ शामिल हो जाए। हालांकि छोटा चौधरी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। इससे गिरोह के सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने छोटे चौधरी की हत्या कर दी। जब बड़े चौधरी को पता चला कि किस गिरोह ने छोटे चौधरी को मारा है, तो उसने उन सभी से बदला लिया। उन सभी गैंग मेंबर्स को मारने के बाद बड़े चौधरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अवैध काम करना शुरू कर दिया। चूंकि वह एक इंजीनियर था, इसलिए उसका दिमाग बहुत तेज था। इसलिए उसने विदेशों से भारत में मेमोरी कार्ड लाने का व्यवसाय शुरू किया। ये काम बहुत आसान था और बहुत कम जगह में बड़ी संख्या में मेमोरी कार्ड रखे जा सकते थे। इस तरह बड़ी चौधरी ने ये काम शुरू किया और धीरे धीरे महंगी वस्तुओं की तस्करी भी शुरू कर दी। इस प्रकार चौधरी ने चौधरी सिंडिकेट नाम से एक सिंडिकेट स्थापित किया, जिसमें सुरेश, अन्ना भाई और राहुल शामिल थे। वहीं भारत में रमेश भाई उन सभी महंगी वस्तुओं और सोने को बेचने और पहुंचाने का काम संभालता था। इस मोड़ पर मिताली का एक छोटा सा सवाल था। वह प्रकाश से कहती है, आपने हमें जो काम सौंपा है हम वह करेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपका तबादला नहीं होगा। इस पर प्रकाश समझाता है कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते वह वहीं टिका हुआ है। अब जैसे ही वे तीनों जाने लगते हैं, गुर्जर की नज़र मीनाक्षी पर पड़ती है जो कैफे में थी। वह उसके पास जाता है और कहता है, तुम उस दिन कोर्ट नहीं आई थी, लेकिन मुझे तुमसे 450 रुपये चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने फूलों का हार और मिठाइयाँ खरीदी थी जिसकी कीमत 450 रुपये थी। तो 450 रुपये के बजाय मीनाक्षी गुर्जर को 500 रुपये देती है। फिर गुर्जर 50 रुपये खुले वापस देना चाहता था, लेकिन उसके पास नहीं थे, इसलिए वह अर्जुन मीना से मांगता है। बाद में वह अपना मन बदल लेता है, 500 रुपये का नोट अपने पास रख लेता है और मीनाक्षी से कहता है कि चूंकि उस दिन अर्जुन मीना का 50 रुपये का ईंधन खर्च हुआ था, इसलिए वह राशि अब उसकी हुई। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। आगे मिलान, इटली में चौधरी सिंडिकेट का एक आदमी बड़े चौधरी से मिलता है और कहता है, मुझे पता चला है कि मुंबई में कई कस्टम अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण पता करें और यह भी जांचें कि क्या हम अपना तस्करी का काम जारी रख सकते हैं या नहीं। चौधरी जवाब देता है कि ये सब बातें सामान्य हैं और बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद वे सभी कस्टम अधिकारियों को रिश्वत देकर खरीद लेंगे। चौधरी मिलान में रहता है। उसने एक विदेशी महिला से शादी की है जिसका नाम अब विनीता है और उनका एक छोटा बच्चा भी है। अगले दृश्य में हम मिताली को हवाई अड्डे पर देखते हैं जब एक लड़की 2 महंगी वस्तुएं लेकर आती है जो खिलौनों जैसी दिखती थीं। हालांकि मिताली उन्हें पहचान लेती है। वह उसे बताती है कि उसे उन पर टैक्स देना होगा क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमत 50 लाख रुपए है। मिताली के पास कितना ज्ञान है ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। दूसरी ओर हम गुर्जर को अर्जुन मीणा को एक लड़की के बारे में बात करने के लिए फ़ोन करते हुए देखते हैं। वह उसे बताता है, मैंने हाल ही में प्रिया नाम की एक लड़की का ट्रैवल हिस्ट्री चेक किया है और उसके पैटर्न को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से तस्करी में शामिल है। गुर्जर का अंतर्ज्ञान बिल्कुल सही था क्योंकि प्रिया 6 महीने में लगभग 20 से 30 बार यात्रा करती है। यही कारण था कि गुर्जर को उस पर संदेह हुआ। प्रिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आती है और विमान के शौचालय में सोना छिपा देती है। बाद में जब वही विमान घरेलू उड़ान में बदल जाता है तो कोई और उसे वहां से निकाल लेता है। अब जब प्रिया मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचती है तो अर्जुन मीणा उससे मिलता है और कहता है, हमारे एक अधिकारी ने आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखकर आपके पैटर्न को पहचान लिया है। यहाँ बहुत खतरा हो सकता है, इसलिए चुपचाप निकल जाओ, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। इससे पता चलता है कि अर्जुन मीणा प्रिया को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसके बाद 9 महीने पहले का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि प्रिया एक एयर हॉस्टेस के रूप में काम करती थी और अपनी ही फ्लाइट के कैप्टन से प्यार करती थी। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वह कैप्टन ही था जिसने प्रिया से सोना स्मगल करने के लिए कहा था।
वह अपने शरीर पर सोना छिपा लेती थी और आसानी से पकड़े जाने से बच जाती थी। हालांकि एक दिन अर्जुन मीणा ने उसे देख लिया और अपने कमरे में ले आया। वहां प्रिया ने सारा सोना अर्जुन मीणा के सामने रख दिया, जिससे उसका शक सही साबित हुआ। प्रिया तब अर्जुन मीणा को कैप्टन के बारे में बताती है कि वह उससे प्यार करती है और जल्द ही उनकी सगाई होने वाली है। लेकिन अर्जुन मीणा प्रिया के सामने कैप्टन की असली हकीकत खोल देता है। वह उसे बताता है कि असल में कैप्टन पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। ये सुनकर प्रिया रोने लगती है। अर्जुन मीणा उसे यह भी बताता है कि वह अकेली लड़की नहीं है। कैप्टन ने ऐसी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है और उन्हें इस तरह के काम करने के लिए मजबूर किया है। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो जेल जाओ या हमारे साथ काम करना शुरू करो। प्रिया दूसरा विकल्प चुनती है और अर्जुन मीणा के साथ काम करना शुरू कर देती है। कैप्टन को एक संदेश भेजती है कि सब कुछ ठीक है। बाद में जब वे विदेश में थे, कैप्टन ने फिर से प्रिया से संपर्क किया। वह अपने साथ सोना लाया था जिसे प्रिया को वापस मुंबई लेकर जाना था। उस पल प्रिया कैप्टन के सामने बहुत ही विश्वासपूर्ण अभिनय करती है। जैसे ही कैप्टन वहां से जाता है, यह पता चलता है कि प्रिया ने उसे फंसाने की पूरी योजना पहले ही बना ली थी। जब कैप्टन मुंबई पहुंचा तो उसके बैग में भारी मात्रा में सोना मिला। ये देखकर कैप्टन दंग रह गया। उसने दावा किया, यह सोना मेरा नहीं हो सकता, किसी ने मुझे फंसाया है। तभी कैप्टन को एहसास हुआ कि उसे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिया थी। इस तरह प्रिया ने अर्जुन मीणा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वो ऐसे सभी जोखिम भरे काम करने के लिए तैयार हो गई थी और अब अर्जुन मीणा ने उसे एक ऐसा काम सौंपा जो काफी खतरनाक हो सकता था। हालांकि प्रिया कहती है, अगर आप मेरे पीछे हैं तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा, मुझे पता है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद अर्जुन प्रिया को चौधरी सिंडिकेट के सभी सदस्यों के बारे में बताता है और कहता है, तुम्हारा निशाना राहुल होगा। अगर तुम राहुल को नियंत्रित करने में सफल रही तो हम पूरे चौधरी सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर देंगे। जब भी राहुल उड़ान भरता, प्रिया एक एयर होस्टेस बनकर उसके पास जाती और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती। इस तरह राहुल उससे कई बार मिला और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई, यहाँ तक कि वे बाहर भी मिलने लगे। परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि प्रिया केवल उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है, क्योंकि ये सब योजना का एक हिस्सा मात्र है। एक दिन जब प्रिया ने काफी शराब पी रखी थी, उसने राहुल से तस्करी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम लोगों को लगता होगा कि हम बहुत साधारण हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा सोने की तस्करी एयर होस्टेसेस द्वारा की जाती है, क्योंकि उनकी जांच बहुत कम होती है। तस्करी के बारे में प्रिया की जानकारी देखकर राहुल हैरान रह गया कि इस लड़की को इतना सब कुछ कैसे पता है। बाद में जब राहुल फिर से उड़ान पर था, उसने देखा कि प्रिया रो रही है। प्रिया उसे बताती है कि उस पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। राहुल उसे सांत्वना देता है और कहता है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। इसके बाद वो उसे चौधरी सिंडिकेट के सभी सदस्यों से मिलवाता है और उसे पूरा ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे वो भारत में सोना और अन्य सामान पहुंचाते हैं। राहुल उस पर अंधा विश्वास कर रहा था। इसी भरोसे के कारण राहुल ने प्रिया को सब कुछ बता दिया। जब प्रिया अर्जुन से मिलती है तो वो उसे सब कुछ बताती है और समझाती है कि ये लोग बहुत ही आधुनिक तरीके से तस्करी कर रहे हैं। वे तस्करी के लिए सोने को पाउडर में बदल देते हैं और बाद में उसी पाउडर को वापस सोने में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रिया ने चौधरी सिंडिकेट की तस्करी से संचालन से जुड़ी सारी जानकारी अर्जुन को सौंप दी थी। इस सारी जानकारी की समीक्षा करने के बाद अर्जुन ने एक योजना बनाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश के साथ सब कुछ साझा किया। प्रकाश ने भी एक रणनीति तैयार की थी। प्रकाश ने उल्लेख किया कि 23 तारीख को सभी सीमा शुल्क कस्टम अधिकारियों की एक बैठक निर्धारित है और इसलिए अर्जुन को वहां जाना होगा। हकीकत में भी ये अफवाह फैलाना चाहते थे कि 23 तारीख वो दिन है जब हवाई अड्डे पर कोई भी कस्टम अधिकारी मौजूद नहीं होगा। उन्हें उम्मीद थी कि सिंडिकेट इस दौरान बड़े पैमाने पर तस्करी करने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये विशेष जानकारी पटेल नाम के एक व्यक्ति के साथ साझा की, जो एक कस्टम अधिकारी था लेकिन गुप्त रूप से चौधरी सिंडिकेट के साथ मिला हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, पटेल ने तुरंत ये सभी विवरण चौधरी तक पहुंचा दिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिया पहले से ही इन तथ्यों से अवगत थी। अर्जुन मीणा ने प्रिया को इस योजना के बारे में पहले ही बता दिया था। उसने उसे बताया था कि 23 तारीख को हवाई अड्डे पर कोई कस्टम अधिकारी नहीं होगा। हालांकि सुरेश को प्रिया पर शक होने लगा था, वो उस पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहता था। तभी चौधरी ने अन्ना और सुरेश को फोन किया और उन्हें अपने ऑपरेशन के लिए 23 तारीख को लक्षित करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि उस दिन भारी मात्रा में माल की तस्करी करें, क्योंकि कोई भी कस्टम अधिकारी ड्यूटी पर नहीं होगा। चूंकि प्रिया ने उन्हें पहले ही यही बात बता दी थी, इसलिए अन्ना ने सुरेश से कहा कि वे प्रिया पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि चौधरी सर ने अभी अभी उसी जानकारी की पुष्टि की है। इसके बाद प्रिया ने एक विस्तृत योजना बनाना शुरू किया। वे सटीक योजना बनाने लगे कि कितने किलोग्राम सोना ले जाया जाएगा, किन उड़ानों का उपयोग किया जाएगा और सोना कौन ले जाएगा। वे 23 तारीख को लगभग 300 से 400 किलोग्राम सोना पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। एक बार योजना पूरी हो जाने के बाद प्रिया ने अर्जुन को सभी विवरण दिए। अर्जुन ने प्रिया को चेतावनी देते हुए कहा, देखो, यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। जब सब पकड़े जाएंगे तो सबसे बड़ा संदेह तुम पर ही होगा, इसलिए अब तुम्हारा वहां रुकना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें एल्डेरा छोड़ना होगा। अर्जुन की सलाह मानकर प्रिया सहमत हो गई और अपना सामान पैक करने लगी। अचानक उसके दरवाजे पर कोई आया
ये कोई और नहीं बल्कि राहुल था। इसके बावजूद प्रिया बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और नहीं घबराई। उसने बहुत शालीनता से बात की। राहुल ने उसे बताया कि अन्ना ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। हालांकि प्रिया के लिए वहां से भागना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं भागती तो वो फंस जाती और चौधरी सिंडिकेट उसे पकड़ लेता। जब राहुल प्रिया को मीटिंग में ले जा रहा था तभी एल्डेरा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने राहुल की कार की तलाशी ली और कुछ चीजें बरामद की, जिसके कारण राहुल और प्रिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें अलग अलग कारों में ले जाया जा रहा था। ये वास्तव में अर्जुन मीणा की असली योजना थी, जिससे प्रिया भी अनजान थी। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं समाप्त होता है। मैं जल्द ही आगामी एपिसोड अपलोड। अगर आप अगले एपिसोड देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको पार्ट 2 चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।